जय हिंद। इससे पहले के क्लास में हम लोग हमारे मौलिक अधिकार जितने भी होते हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे जीने से रिलेटेड जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इनमें बात ये आ जाती है कि मौलिक अधिकार से अलग भी एक चीज होती है, जैसे कि किसी की मजदूरी है, प्रसूति सहायता है, ग्राम पंचायतें हैं, चुनाव है, किसी को सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। ये सब चीजें कैसे दें? अब ये सभी चीजें अगर हम रख रहे थे मौलिक अधिकारों में, उस समय अगर हमारे संविधान निर्माता अगर उसी समय मौलिक अधिकारों में इन चीजों को रख रहे थे, तो उस समय क्या होता? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कोई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता कि हमें तो हमारा अधिकार चाहिए साहब, कि हमें तो प्रसूति सहायता भी चाहिए, हमें मजदूरी भी चाहिए, हमें ये भी, हमें वो भी, सब कुछ चाहिए हमें तो। अब उस समय भारत के पास इतना पैसा तो था नहीं कि सब चीजें एकदम प्रोवाइड करा दें। उस पर बहुत तगड़ी बहस चल रही थी। उस पर BN राव साहब जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के सलाहकार भी थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव साहब कह रहे थे कि हम मौलिक अधिकार दो तरह से रखेंगे, मौलिक अधिकार क और मौलिक अधिकार खा करके। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक जो मौलिक अधिकार जो कि न्यायालय में वाद योग्य भी होंगे, न्यायालय में जाया जा सकता है, उस पर रख देंगे। अब उस पर बात चलती है कि अगर हम दूसरा भी मौलिक अधिकार करके ही रख देंगे तो इस पर क्या होगा कि लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। अब इसमें करना क्या चाहिए हमें? तब बोला गया कि एक काम हम करते हैं, जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनको रखते हैं अलग भाग में और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व रख देते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पास अगर इतना पैसा होगा ताकि वो उसको दे सके तब तो वो देगी, वरना नहीं देगी। यानी कि जो ये हमारे DPSP होते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं, इसमें कहा जाता है कि ये राज्य सरकार के ऊपर है अगर आपको दे या ना दे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए 2017 से पहले यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने एक वृद्धा पेंशन चला रखी थी, जिसमें जो वृद्ध लोग थे उनको 500 रुपए पर मंथ दे दिया जाता था। योगी जी जैसे ही आए उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब क्या किसी ने कोई बवाल किया? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये न्यायालय में वाद योग्य है ही नहीं, राज्य सरकार के ऊपर है आपको दे या ना दे। चलिए अब शुरू कर देते हैं हम आज का अपना टॉपिक है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि राज्य सरकार अपनी जनता को क्या देना चाहती है, क्या क्या वो अपनी जनता को दे सकती है, इसके बारे में हमें जान लेना। अब इस पर बेनेगल नरसिंह राव के बारे में हमने बात कर ही ली। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि संविधान में बहुत सारी चीजें दूसरे देश के संविधानों से ली गई हैं। तो ये जो हमारा DPSP है ये किस संविधान से लिया गया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयरलैंड। आयरलैंड से इसको लिया गया था, लेकिन आयरलैंड ने भी इसको खुद नहीं बनाया। आयरलैंड ने लिया था कहां से? स्पेन से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने इसको कहां से लिया, तो भारत ने लिया आयरलैंड से। अगर पूछा जाए कि आयरलैंड ने कहां से लिया, तो स्पेन से लिया। और स्पेन ने कहां से लिया होगा साहब? स्पेन ने खुद बनाया इसको। ठीक है, स्पेन ने बनाया इसको खुद। उसके बाद केटी शाह जो कि संविधान सभा में बैठते थे, उन्होंने बोला था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे ये एक इस तरह का चेक होगा जिस पर बैंक अपनी मर्जी से पैसा देता है। ठीक है, एक चेक होता है ना जिस पर बैंक अपनी मर्जी से पैसा देता है, जब उसकी मर्जी होती है तब उसको पैसा देता है, तभी आपको उस चेक का पैसा देता है। वैसे ही ये नीति निर्देशक तत्व भी एक ऐसा चेक है जिस पर बैंक अपनी मर्जी से पैसा देता है, यानी कि राज्य सरकार की अगर मर्जी है तो आपको देगा, वरना नहीं देगा। अब इसमें देगा क्या क्या? उसे देने से पहले आपको कुछ धमकियां दे दी गई हैं। उससे पहले भी अंबेडकर साहब ने इसके लिए क्या बोला था, इसको समझ लेते पहले। भीमराव अंबेडकर ने इसको बोला था लोक कल्याण। लोक मतलब पब्लिक, कल्याण मतलब वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर अंबेडकर साहब ने इसको बोला था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण किसने बोला था? तो किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने। ठीक है ना। उसके बाद इसमें उन्होंने कहा था कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में कितने तरीके का लोकतंत्र? सामाजिक और आर्थिक, दो तरह का लोकतंत्र है। न्याय की अगर बात करें तो 3 तरह का, और लोकतंत्र की अगर बात करें तो 2 तरह का। कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन में फंसाता है UPSC। ज्यादा वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन UPSC इस तरह के क्वेश्चन फंसाता है कि वो क्या सोचता है, कुछ ज्यादा डीपली नहीं पूछता है। वो ऐसा बंदा चाहता है कि जो सोचे, अपने दिमाग पर जोर डाले, सोचे कि संविधान कह क्या रहा है।
आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ाते चले जाते हैं चुपचाप, कुछ बड़े तेज हैं ये, तो आप जब पूरा संविधान पढ़ लोगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ नहीं है, ये मास्टर ऐसे ही है, ठीक है, कि हम भी इसके जैसे हैं, पढ़ा सकते हैं। इतना अच्छे से बढ़िया तरीके से इसको समझकर अगर आप पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा ईजी है पूरी पढ़ाई, यानी कि पूरी स्टडी इतनी ज़्यादा ईजी है अगर आप इंटरेस्ट वे में इसको पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड और इससे ज़्यादा ईजी कोई काम नहीं है, आप पढ़ करके देख लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब आर्टिकल्स की। हमने आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है ये, ठीक है ना। आर्टिकल 36 की अगर हम लोग बात कर लें तो आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य, इसमें केवल एक राज्य को ही नहीं कहा गया है, अब इसमें राज्य में सभी राज्य भी आ जाते हैं, जो हमारे जितने भी स्टेट हैं, हमारे भारतीय यूनियन के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट आ जाते हैं। अब उसी में आ जाते हैं आपका बिजली विभाग, उसका भी अपना एक क्षेत्र है तो उसको भी राज्य बोल दिया जाता है। अपने आप में वो भी एक राज्य होता है क्योंकि उसका भी अपना एक क्षेत्र है, उसका अपना एक क्षेत्र है तो वो भी क्या हो गया, अपना एक राज्य हो गया। और बाकी जितने भी विभाग हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में राज्य कहलाते हैं। अब उनकी सबकी परिभाषा दे दी गई है, क्या दे दी गई उन सबकी परिभाषा, ठीक है। अब देखो जब हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट किया था तो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था कि राज्य कोई भी, यानी कि राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार या गवर्नमेंट कोई भी या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या किसी के मौलिक अधिकारों को छीना जाता हो, किसी के मौलिक अधिकारों को दबाया जाता हो, ऐसा कोई भी कानून कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। यहां पर दे दिया गया है राज्य की परिभाषा, वहां पर पहले ही कह दिया गया इसमें भी अगर कोई कानून बना होना होगा तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा भारत में किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य सरकार, जिससे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता हो। किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर दबाया जाएगा तो कानून देश में नहीं चलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, बोला गया है कि राज्य की परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल 37 में दे दिया गया न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर कोई योजना यहां पर आती है, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहे थे कि वृद्धा पेंशन चलती थी 2017 से पहले, योगी जी ने आके उसको बंद कर दिया। कोई न्यायालय में नहीं जा सकता कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पहले ही धमका दिया गया है आपको, आर्टिकल 37 पहले ही कह दिया गया है कि आप इस काम को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते। किसी को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा तो जा नहीं सकते कि भाई हमको काम नहीं मिल रहा हमको दिलाओ। आप विनती कर सकते हो, ग्राम प्रधान से जाकर के बोलो या अपने विधायक जी से जाकर के बोलो कि हमें मनरेगा में काम दिला दीजिए, हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें अपने गाँव में मिट्टी वगैरह डालकर अपना पालन पोषण कर लेंगे, ठीक है। तो आप विनती कर सकते हो, लेकर के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले ही कह दिया गया है आपको आर्टिकल 37 ने कि न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद योग्य तो है ही नहीं, ठीक है। आप कोर्ट तो जा ही नहीं सकते इन चीजों को लेकर के। अब यहां तक तो आपको धमका दिया गया है, ठीक है, यहां तक तो बता दिया गया है पहले ही राज्य की परिभाषा है और इन किसी भी चीज को लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब नीचे बताया गया कि आपको दिया क्या क्या जा सकता है, इसके तहत राज्य सरकार आपको क्या क्या दे सकती है, क्या क्या आपके लिए राज्य सरकार कर सकती है, अब आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब तक तो आपको धमकाया जा रहा था। अब आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, ठीक है। लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर की अभिवृत्ति है, आपको लोगों का कल्याण किस तरह से। 3 तरीके का न्याय दे दिया गया है यहाँ पर, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 3 तरह का न्याय और 2 तरह का लोकतंत्र। कई बार ये क्वेश्चन फंसता है, लोग क्या सोचते हैं जब प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, प्रेम्बल पढ़ते हैं कि समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, इस तरह से पढ़ते हैं ना, उसमें प्रेम्बल में पढ़ते हैं ना, तो सोचते हैं कि 3 तरह का ही है। लोकतंत्र तो 2 तरह का है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, लेकिन न्याय कितने तरह का? 3 तरह का। इस बात को सबसे ज्यादा गांठ बांध लेना आप, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन फंसते हैं, अटकाते हैं। देखने में पढ़ने में लगते हैं बड़े इजी हैं, लेकिन जब उसको गलत लगा करके आ जाते हैं तब देखते हैं यार आंसर की थोड़ा गलत आ गई है, हमारा क्वेश्चन गलत आ रहा, फिर ऑब्जेक्शन डालते हैं। जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, जो चेक कर रहा है, वो पागल नहीं है। कई हाथों में निकलता है पेपर, तब जाकर के आपके सामने पेपर आता है। इतनी जल्दी आपको गलत क्वेश्चन नहीं दे देते हैं वो, ठीक है ना। तो लोक कल्याण की अभिवृत्ति में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम आगे।
चलिए हो गया। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है? स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये स्त्री है तो इसको कम दो, ये पुरुष है तो इसको ज्यादा दो, या ये पुरुष हो तो इसको कम दो, ये स्त्री है तो इसको ज्यादा दो। अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो वेतन भी एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया 39 में, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, ठीक है। अगर एक जैसा काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों को वेतन भी एक जैसा ही मिलेगा। जैसे कि थाने में कांस्टेबल होते हैं, महिला कांस्टेबल भी होती है, और हम तो कहते हैं कि जहां लगे ना कि यहाँ रिश्वत ज्यादा ली जा सकती है, जहाँ रिश्वत खिलाई जाती है जहां पर, ठीक है, तो वहां पर महिलाओं को ज्यादा लगाया जाए, क्योंकि सबके सामने तो रिश्वत नहीं दे सकते आप, ना ही कोई सबके सामने रिश्वत ले सकता है। अब पुरुष को रिश्वत देने के लिए आप थोड़ा कह देते हो कि साइड में आना जरा, तो साइड में चला जाता है। महिला को कह करके देखना, रिश्वत लेना तो दो छोड़ो, आप चांटे भी लगाएगी, साथ में चप्पल भी मारेगी, ठीक है, ये सब काम, जूता भी पड़ेगा अच्छे से। तो साथ में साफ साफ कह दिया गया कि स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या कह रहा है हमारा 39 आर्टिकल 39 का क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। इसी 39 का क्या और जोड़ दिया गया था? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार आपको क्या क्या दे सकती है। राज्य सरकार अगर स्त्री व पुरुष से एक जैसा काम करा रही है तो एक जैसा वेतन भी देगी आपको। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ज्यादा दे देगी, महिला को कम दे देगी, ऐसा नहीं, सरकार दोनों को बराबर देखेगी, ठीक है। तो वैसे भी महिलाएं पुरुषों से कम थोड़ा ही ना है, डायलॉग नहीं सुना, हमारी छोरियां छोरों तक कम है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। अगर किसी के साथ न्याय होना है तो एक समान होगा। राज्य सरकार आपको न्याय अगर देगी तो एक समान न्याय देगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं देगी। वो अलग बात है कि बात, क्योंकि पहले कह दिया गया था 38 में पहले कह दिया गया था कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिला सकती है, क्योंकि समाज में सबको रखा जाएगा कि जो ज्यादा गरीब है तो उसको थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हो ना, राशन डीलर, जो ज्यादा गरीब लोग होते हैं उनको 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दे दिया जाता है, ठीक है। अब तो कुछ समय से फ्री मिल रहा है, यानी कि महीने भर में एक बार फ्री मिलता है और एक बार थोड़ा पैसे से मिलता है। जो अमीर लोग हैं उनको थोड़ा ही ना मिलता है, जो गरीब होते हैं उन्हीं को मिलता है। तो सामाजिक न्याय होगा। उसके बाद आर्थिक न्याय उसी में आ जाता है कि आर्थिक न्याय पैसे से रिलेटेड जो न्याय होता है। उसके बाद राजनीतिक न्याय, आप अपना पार्टी बना सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, आप अपना राजनीतिक न्याय आपको मिल रहा है, आप वोट अपना डाल सकते हो, आपको कोई नहीं मना करने वाला, तो सारा न्याय आपको मिल रहा है। समान न्याय कह दिया गया। निःशुल्क विधि सहायता, विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि आपको अगर कानूनी सहायता चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क देगी राज्य सरकार, ठीक है। वो अलग बात है कि दरोगा जी पैसा मांगते, ठीक है, वो गैर कानूनी है और आप भी दे देते हैं, ठीक है, लोग भी दे देते हैं उनको पैसा, वो बिना पैसे के चलते नहीं, बिना पैसे के काम नहीं करके देते हैं। लोग भी सोचते हैं कि भाई कहाँ इनके खिलाफ मैंडेमस निकालने के लिए जाएंगे, को वारंटो लाएंगे, उस हॉबियस कर्पस करेंगे, क्या करेंगे, इतनी दूर दिल्ली जाना पड़ेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, कौन चक्कर में पड़ रहा है, 500 रुपये तो काम करा लो, ऐसे सोचते हैं ना, करा लेते हैं। उन्हें भी पता है कि यहाँ 500 दे देगा, वहाँ 2000 उठाने पड़ेंगे, क्योंकि
जाने में आने जाने में किराया काफी लग जाएगा, अब तो किराया भी महंगा हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ये छोड़ो 500 रुपये देकर के काम करा लेते हैं, दरोगा जी काम करते हैं, पैसे लेकर के करते हैं, ये तो करते ही नहीं है, ठीक है ना। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ होते हैं, कुछ % लोग होते हैं कि करते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पर कह तो दिया गया है कि निःशुल्क विधि सहायता, अगर नहीं दी सहायता तो क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, इसके तहत कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 39 क्या है, उसके बाद आता है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में आता है ग्राम पंचायत। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस चली थी, ग्राम पंचायत, ठीक है। इसमें गांधी वर्सेस अंबेडकर चला, गांधी वर्सेस अंबेडकर। इसमें गांधी जी कहते थे, गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायत जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो सरकार ने किसी गांव के लिए 1 लाख रुपया भेजा, अब सरकार 1 लाख रुपया भेजेगी, विधायक जी उनमें से अगर मान लो ले लिया 50,000 रुपया, विधायक जी भी खा करके बैठ गए, वीडीओ साहब को भेजेंगे, ग्राम विकास अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी 25,000 खा करके बैठ गए, तो ग्राम प्रधान के पास अगर 25,000 रुपये आएंगे भी तो कम से कम उसमें से 10,000 तो ग्राम प्रधान गांव में भी लगाएगा, कम से कम 10,000 तो मिलेंगे। अगर ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो गांव का तो विकास ही नहीं होगा। गांधी जी बार बार जोर दे रहे थे कि ये होगा, अंबेडकर साहब कहते थे कि नहीं होगा, बार बार इनमें लड़ाई होती थी, इसी बात पर बहस होती थी। गांधी जी कहते कि ग्राम पंचायत चाहिए, कि गांव में ग्राम प्रधान बनना चाहिए, अंबेडकर साहब कहते थे ग्राम